हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एमएसकी पाठशाला। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट सॉल्यूशन यानी कि विलयन को पढ़ रहे हैं। ठीक, और आज का जो है हमारे पास में लेक्चर नंबर 5 है और आज का जो टॉपिक है वो है हेनरी का नियम। जी हाँ साथियों, इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर में इस चैप्टर को कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा करके लेक्चर्स को भी देखिए और अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए। जी हाँ साथियों, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनरी का नियम। और हेनरी का नियम साथियों आप लोगों को तब समझ में आने वाला है जब आप लोगों ने पिछला लेक्चर देख रखा होगा। उस वहां पर हमने आपको विलेयता के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, जिस किसी ने भी देखा होगा आपको वो लेक्चर मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। ठीक, तो वहां पर हम लोगों ने विलेयता को पढ़ा था और विलेयता का तो हमने ठोसों की द्रवों में विलेयता पढ़ा था और गैसों की द्रवों में विलेयता पढ़ा था। और जब हमने आप लोगों को गैसों की द्रवों में विलेयता को पढ़ाया था तब हमने आपसे एक बात बोली थी क्या कि अगर आप हेनरी का नियम समझना चाहते हैं तो आपको गैसों की द्रवों में विलेयता अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। ठीक, और आज हम लोग थोड़ा सा उसी को रिकैप करेंगे और उसके बाद हेनरी का नियम पढ़ेंगे। साथ में बिना समय को बर्बाद करे हुए शुरू करते हैं सेशन को। और जरा ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज को शिद्दत से समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि केमिस्ट्री आसान नहीं होती है, लेकिन आसान मैं बना दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक, इसलिए प्लीज हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग वापस से जो हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट करा था उसी को थोड़ा सा रिकैप करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा क्या कि इसको छोड़ते हैं। ठीक है, गैसों की पढ़ते हैं ना, क्या कि गैसों की द्रवों में विलेयता, गैसों की द्रवों में विलेयता, द्रवों में विलेयता। ठीक है ना, ये कंप्लीट करना है, इसको समझना है। गैसों की द्रवों में विलेयता मतलब साफ था। हमने आपसे एक बात बताई थी क्या कि कोई भी गैस अपनी मर्जी से पानी के अंदर घुलती नहीं। बात को समझना, जैसे मैंने क्या बोला कि एक बीकर लिया और इस बीकर में आपने यहाँ पे क्या कर दिया, पानी भर दिया। क्या कर दिया, पानी भर दिया। ठीक, और यहाँ कहीं पे मान लो कोई गैस है, बात को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, यहाँ कहीं पे क्या है, कोई गैस के मॉलिक्यूल उड़ रहे हैं। ठीक, जैसे मान लो ऑक्सीजन ही है। ठीक, और चाहते हो कि यहाँ पे आकर के ये गैस पूरी की पूरी गैस जो है वो इस विलयन में घुल जाए, तो ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता है कि ऑटोमेटिक आकर के यहाँ पर घुल जाए। ठीक, उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि दाब डालना पड़ेगा। ठीक, और जैसे ही आप दाब डालेंगे वैसे ही ये जो गैस ऊपर है वो धीरे धीरे आकर के इस पानी में घुलना शुरू हो जाएगी। बात को समझो जरा ध्यान से। ठीक, यानी विलेयता ही है जो आपको हेनरी का नियम सिखा सकती है। यानी कि आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपने देखा, मान लो यहाँ पर गैस की मात्रा हमने लिख ली, मान लो 50 ग्राम। कितनी लिख दी, 50 ग्राम, ये गैस की मात्रा हो गई। ठीक, अब 50 ग्राम कोई गैस है या ऑक्सीजन है, ठीक, वो अभी तक कहाँ पर थी, वायुमंडल पे थी। उसको आपने प्रेशर से कहाँ पर, इस पानी के अंदर घोल दिया। समझना बात को ध्यान से। ठीक, जैसे ही आपने इस पानी के अंदर घोला तो आपको ये बात एक समझ में आ गई क्या कि हमने इसमें दाब डाला और जैसे ही दाब डाला वैसे ही ये गैस धीरे धीरे करके पानी में घुल गई। यानी कहने का मतलब साफ है कि जो विलेयता है यानी जो W है, ठीक, वो समानुपाती होगा किसके, दाब के। समझ आ रहा है। ठीक, यानी कि देखो अब ये बात तो बहुत बाद में फिक्स हुई कि यार दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ रही है। ठीक, इसको हेनरी ने बताया, लेकिन ये काम पहले ही हो चुका था। हमने आपको सोडा वाटर बनाने के तरीके के बारे में पिछले लेक्चर में सिखाया था, तो जाकर के वो लेक्चर देखिए, आपको सच में मजा आएगा उसको पढ़ने में। ठीक है ना, चलिए, तो एक बात तो तय हो गई क्या कि अगर हम दाब बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे, तो आसानी से गैस को पानी में या किसी द्रव में घोल सकते हैं। बात समझना। जैसे आपने क्या पढ़ा यहाँ पे कि गैसों की द्रवों में विलेयता पढ़ रहा, तो कह रहा है गैसों को हम लोग किसमें, द्रव में तभी घोल पाएंगे जब हम लोग क्या करेंगे, दाब बढ़ाएंगे। ठीक, मोटी बात यही है कि जब जब दाब बढ़ेगा तब तब आप ध्यान रखना विलेयता को बढ़ाया जा सकता है। चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं हेनरी का नियम साथियों। ठीक है, यहीं से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्या कि हेनरी का नियम, ठीक है ना, हेनरी का नियम। अब ये हेनरी का नियम कैसे समझ में आएगा तो अभी आपको मैं समझाता हूं, जरा ध्यान से देखते जाइएगा और कोशिश करिएगा कि चीजें एक ही बार में आपको समझ में आ जाएं। ठीक, तो अभी आपने एक मोटी बात सीखी क्या कि दाब बढ़ाओ और गैस को पानी में घोलो या द्रव में घोलो, यही तो बात है।
तो यही कहानी यहाँ पर भी समझनी, और इसको अच्छे तरीके से भली भांति किसने सीखा, हेनरी ने सीखा। बोले भाई साहब तुम सब लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं ना कि यार ऐसे ऐसे घुल जाती है ना, इस घुलने का कारण जो है ना वो मैं बताऊंगा आपको, और घुलने का कारण जो इन्होंने दिया वो क्या दिया, दाब। पहले भी चीजें घुलती थी लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चल पाती थी कि इसका रीजन क्या है, ठीक। तो रीजन बताने वाले कौन है, हेनरी साहब है, ठीक। तो हेनरी साहब ने ये कहानी शुरू करी कि हम लोग क्या करेंगे, दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ती जाएगी, ठीक। अब जरा सुनिए ध्यान से, तो आपको यहाँ पर कुछ बातें हैं वो लिखना है, तो आप लिखेंगे क्या, इनका जो पूरा नाम है वो है विलियम हेनरी, तो विलियम हेनरी, ठीक। मैं बोलता जा रहा हूँ, साथ में आप लोग भी नोट्स बनाते जाइएगा, तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, और आने वाले समय में जब आप रिवीजन करने बैठेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय आपके रिवीजन के लिए आपके नोट्स ही अच्छी तरीके से काम में आएंगे साथियों, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो कह रहा विलियम हेनरी ने सन 1803 ईस्वी में, कब, सन 1803 ईस्वी में गैसों की द्रवों में, ईस्वी में गैसों की द्रवों में, गैसों की द्रवों में विलेयता के आधार पर, द्रवों में विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर एक मात्रात्मक संबंध प्रस्तुत किया, एक मात्रात्मक संबंध प्रस्तुत किया, एक मात्रात्मक संबंध प्रस्तुत किया, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर ये तो कुछ नहीं है ना, ये तो कोई परिभाषा तो हो नहीं गई ना, इसमें तो केवल तरीका बता दिया गया कि क्या क्या किसको लेकर के इन्होंने ये हेनरी का नियम दिया, इसको बताने के लिए आपने थोड़ी सी चीजों को समझा कि विलियम हेनरी ने सन 1803 ईस्वी में, कब, 1803 ईस्वी में, मतलब ये जो घटना है ना वो 1803 ईस्वी की है, में गैसों की द्रवों में विलेयता, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया गैसों की द्रव विलेयता ना, उसी के आधार पर उन्होंने एक मात्रात्मक संबंध प्रस्तुत किया। मात्रात्मक संबंध का मतलब इससे है कि हम लोग कितने पानी में कितनी गैस की मात्रा दाब डालकर घोल सकते हैं, ये बात बताई इन्होंने, ठीक है ना। तो जरा शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो आप लिखेंगे क्या कि इस नियम के अनुसार, क्या बोलेंगे आप, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है ना, इस नियम के अनुसार। अब इस नियम के अनुसार आप क्या लिखेंगे, तो जरा ये भी ध्यान दीजिए, तो आप बोलेंगे क्या कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, किसी गैस की विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता। अब यहाँ पर ये स्थिर ताप क्यों लिख दिया गया, इस बात को भी समझते हैं, पहले ये समझ लो। तो कह रहा है किसी गैस की विलेयता, विलयन, विलयन पर पड़ने वाले विलयन पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती, ठीक। ये बात याद रख लो, आंशिक दाब के समानुपाती होती है, आंशिक दाब के समानुपाती होती है, ठीक। ये है नियम, ये याद रखना है क्या कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता विलयन पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है, ठीक। अब यहाँ पर टेम्परेचर क्यों फिक्स रखा गया है, ये कहानी आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होता तो। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो फिर ये बात आपको अच्छी तरीके से पता चल गई कि अपने यहाँ पर स्थिर ताप क्यों लिखा, स्थिर ताप लिखने का क्या कारण है, ठीक है। तो अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है। अब अगर देख लेते तो फिर ये सारी समस्याएं नहीं होती। समझ में आ रहा, तो ये हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि ताप बढ़ाने पर जो विलेयता होती है वो प्रभावित होती है। समझ में आ रहा, ठीक। ताप बढ़ाने पर जो
गैसों की विलेयता होती है वो प्रभावित होती है। ठीक, अब प्रभावित होने से क्या होता है, घटती है बढ़ती है ना, ये सब आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है, तो जाकर के उस लेक्चर को देखिए और इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो ताप बढ़ाने पर हम लोग देखते हैं कि जो गैसों की विलेयता होती है वो घट जाती है। इसलिए आपसे कहा गया है कि टेम्परेचर को स्थिर रखिए, नियत रखिए, और फिर उसके बाद में आप दाब जितना डालते जाएंगे उतनी ज्यादा विलेयता आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग करेंगे, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्या कि जो W है, देखो यहाँ पर विलेयता को किससे लिखा गया है, W से। ठीक, तो जो W है वो समानुपाती हो जाएगा किसके, आंशिक दाब के। तो आंशिक दाब को किससे लिखोगे आप, P से लिखेंगे। ठीक, मैं अभी सारी कहानियां यहाँ पे लिख दूंगा, जरा समझते चलिए केवल। तो जो W है, अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे KH। अब ये KH क्या हो गया, इसके बारे में भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, तो जो KH है अभी बताते हैं क्या होगा, उसके बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, P। ठीक, यानी कि प्रेशर। तो ये हो गया आपके पास में एक नॉर्मल सा फॉर्मूला, और यहाँ की सारी कहानियां आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब क्या क्या है मैं अभी सब कुछ समझाता हूँ। पहली कहानी समझो यहाँ पर ध्यान से। ठीक, तो जो पहली बात है, तो जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना W, तो आप W को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे क्या, घुली गैस की मात्रा, घुली गैस की मात्रा। ठीक है ना, घुली गैस की मात्रा। अब घुली गैस की मात्रा का मतलब क्या हो गया, जैसे मिलाया हमारे पास मान लो हो गया 1 लीटर पानी हो गया। ठीक, अब 1 लीटर पानी में कितना दाब डाला गया है और उस दाब पर ठीक कितनी गैस की मात्रा घुली है ना, उस गैस की मात्रा को हम लोग किससे लिखेंगे, W से लिखेंगे। ठीक है ना, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, न्यूमेरिकल भी है। ठीक, तो न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे, जरा समझना पहले ध्यान से। और उसके बाद में जो दूसरी लाइन में आपको दूसरा जो पॉइंट है वो हो गया KH को लेकर के। ठीक है ना, अब जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, तो जब भी हम लोग ऐसे समानुपाती या अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते तो कोई ना कोई स्थिरांक जरूर आ जाता है। अब यहाँ पर H है, तो अब जो वैज्ञानिक है ना उन्हीं के नाम पे तो चलेंगी सारी कहानियां। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों क्या, ये जो है वो क्या हो जाएगा, हेनरी स्थिरांक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हो जाएगा, हेनरी स्थिरांक। ठीक, तो ये हेनरी स्थिरांक हो गया। उसके बाद एक तीसरी कहानी भी आपको दिख रही होगी, जरा ध्यान से देखिए, ये P। तो आप याद रखना ये जो P है ये वही आंशिक दाब है जो जिसकी सहायता से आप गैस की मात्रा को द्रव में घोल पाते हैं। ठीक, तो आप याद रखेंगे कि जो ये P है वो क्या है, आंशिक दाब है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब बताओ, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अब एक छोटी सी और कहानी है वो भी समझ लो। न्यूमेरिकल यहाँ से भी बन सकते हैं, और अगर यहाँ से नहीं बनते हैं तो फिर आपको ध्यान रखना है क्या कि और क्या क्या चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। तो हम उन सभी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे साथियों की जो तुम्हारे पेपर में पॉसिबल हैं कि पूछी जा सकती है। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बशर्ते आप हर एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब अगर हम आपसे कह दें क्या, देखो पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, जैसे मैंने कहा ना आपसे कि ये हमारे पास में एक बीकर है। ठीक, और इस बीकर की कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे आपने घोल रखा है, मान लो कुछ ये पानी हो गया। ठीक, अब पानी में आपने क्या करी, कुछ गैस की मात्रा घोल दी है प्रेशर डाल करके। ठीक, जो कि हेनरी ने हमें बता रखा है। ठीक है ना, अब जैसे ही आपने यहाँ पर घोल दी तो हमने आपको सांद्रता का एक पद पढ़ाया था जिसमें ये बात आपको अच्छी तरीके से समझाई थी हमने क्या कि मोल अंश आपको समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मोल अंश। बात को समझना, क्या पल्ले पढ़ना चाहिए, मोल अंश। ठीक, अब ये अगर विलेयता, अगर मैं इन गैस की बात करूं तो ये विलेयता ही तो है, जो घुली मात्रा है वही तो W है, वही तो विलेयता है। ठीक, तो अब उसी विलेयता को यहाँ पर क्या मान लिया गया है, मोल अंश मान लिया गया कि गैस का कुछ ना कुछ हिस्सा ही तो उसमें घुला है, तो उसी हिस्से को ही तो मोल अंश कहा गया था। अब मोल अंश नहीं पता चल रहा ना तो फिर बड़ी समस्या है। इसका मतलब आपने पिछले लेक्चर एक भी नहीं देखे, तो पिछले लेक्चर देखोगे तभी तो हर एक चीज क्लियर होगी, क्योंकि पूरा चैप्टर ना लिंक के तरीके से चलता है। ठीक, तो अगर सीरियल से आप देख करके आएंगे सभी चीजों को ना तो सारी चीजें समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी साथियों। ठीक, तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम यही बात आपसे कह दें क्या कि विलेयता को, क्या कि विलेयता को मोल अंश, समझना, विलेयता को मोल अंश मानने पर, समझना, ठीक है ना, विलेयता को मोल अंश मानने पर। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। अब अगर हम विलेयता को मोल अंश मान लेंगे तो क्या होगा, जरा समझना ध्यान से साथियों। क्या
कि अब हमारे पास में जो प्रेशर है वो समानुपाती हो जाएगा किसके, मोल अंश के। अब किसका मोल अंश, आप क्या घोल रखे हो इसमें, तो आपको भी पता अच्छी तरीके से कि जो इसमें घुला हुआ है वो क्या घुल रहा है, गैस। हम लोग गैस की ही तो द्रव्यों में विलेयता को पढ़ रहे हैं ना, उसी से ही तो हेनरी का नियम बना हुआ है, तो ये ध्यान में रखना साथियों, ठीक। तो अब जो पी है या जो प्रेशर है वो समानुपाती हो जाएगा किसके, गैस के। तो ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना, यानी गैस के मोल अंश के समानुपाती हो जाएगा, ठीक। तो अगर यही परिभाषा अगर यहाँ से बनाना चाहो तो ऐसे ही बना सकते हैं इसको देख करके, ठीक है ना साथियों। अब एक दूसरी कहानी को और समझने की कोशिश करो, क्या कि अब अगर हम यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो फिर से वही कहानी कि हमें क्या देखने को मिलेगा, हेनरी स्थिरांक, और जो हेनरी स्थिरांक होगा वो क्या होगा, गैस के गुणनफल के बराबर, ठीक। तो ये ध्यान रखना आपको, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि P बराबर के एच इंटू में क्या निकल कर आया, एक्स गैस, ठीक। तो ये एक यहाँ से फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले को भी आपको अच्छे तरीके से याद करके रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं और यहीं से बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बनेंगे, यहीं से बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक। अब अगर हम आपसे कह दें यहाँ पर क्या कि हमें एक्स गैस बराबर निकाल करके दिखा दो, क्या निकाल कर दिखा दो, एक्स गैस के बराबर निकाल दो, तो एक्स गैस का जब मान निकालोगे तो आप देखोगे P बटे में क्या हो जाएगा, के एच, क्या हो जाएगा, के एच हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि ना रही, एक्स गैस बराबर यानी गैस के मोल अंश बराबर अगर निकालोगे तो दाब बटे में क्या निकल कर आएगा, हेनरी स्थिरांक निकल करके आएगा, ठीक। अब हेनरी स्थिरांक निकल करके आएगा तो इसकी देखो छोटी छोटी कहानियां है ना, हर एक कहानी को बहुत अच्छी तरीके से सीखो, सच में सारी कहानियां आसान लगेंगी। देखो पहली कहानी क्या हो गई कि अगर हम लोग कह दें कि के एच का मान, किसका मान, के एच का मान, ठीक। अगर हम कह दें कि के एच का मान बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना, अगर के एच का मान बहुत ज्यादा है तो आपको पता है कि जब के एच का मान ज्यादा होगा तो जो उसकी विलेयता है या मोल अंश है गैस का, या गैस की जो घुली मात्रा है, समझना ना, गैस की जो घुली मात्रा है वो क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। अभी मैं सब कुछ सिखाऊंगा, एक ग्राफ बताऊंगा आपको, उस ग्राफ से और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अब दूसरी बात समझ लो इसी में, दूसरी बात आपको क्या समझनी है, दूसरी बात में ये बात आपको ध्यान रखनी है क्या कि अगर केएच का मान कम हो जाए तो आपको पता है कि जो ये विलेयता है वो बढ़ जाएगी साथी। बात को समझ रहे हो ना, ये जो विलेयता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। यही तो दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी, ठीक। अब आपको यहाँ पर कुछ चीजें दी जाएंगी, जैसे मान लो हेनरी स्थिरांक अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होते हैं, समझना बात को ध्यान से, ठीक है। यानी हेनरी स्थिरांक का जो मान होता है वो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। तो आपको किसी भी तरीके से दो तीन गैसों के नाम लिख दिए जाएंगे और उनके हेनरी स्थिरांक लिख दिए जाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैस है जिसकी विलेयता द्रव में सबसे ज्यादा होगी, जिसकी विलेयता द्रव में सबसे ज्यादा होगी। तो ऐसे बहुविकल्पी क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये दो बातें याद रखनी है। हमने क्या बोला कि जिस गैस के लिए हेनरी स्थिरांक का मान अधिक होगा, जिस गैस के लिए हेनरी स्थिरांक का मान अधिक होगा उस गैस की विलेयता कम होगी, उस गैस की विलेयता कम होगी। अब उन तीनों ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है या चारों ऑप्शन में ध्यान रखना है कि जिस गैस के लिए हेनरी स्थिरांक का मान यानी केएच का मान सबसे ज्यादा होगा वही सबसे कम घुलेगी। बात समझ में आ गया, ठीक। चलो कुछ बातें और हैं जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे, जरा बात को समझना। हम दोबारा फिर से वही लाइनें लिखे दे रहे हैं कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला पाया क्या कि एक्स गैस बराबर पी बटे में के एच, ठीक है ना। तो यहां पर आपको पता है कि मैं अगर दो लाइनें लिखना चाहूं तो आप लिखेंगे कि जिन गैसों के लिए केएच का मान, लिख दो फटाफट साथ में कि जिन गैसों के लिए केएच का मान, जिन गैसों के लिए केएच का मान, केएच का मतलब समझो ना हेनरी स्थिरांक का मान अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है, उसकी विलेयता कम होती है, उसकी विलेयता कम होती है, उसकी विलेयता कम होती है, ठीक। ये लाइन आपको अच्छी तरीके से याद रख लेनी है, ठीक। ये तो पहली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन भी समझ लो ध्यान से, क्या कि जिन गैसों के लिए के एच का मान कम होता है, ध्यान रखना, जिन गैसों के लिए के एच का मान कम होता है
उसकी विलेयता ज्यादा होती है। ठीक, बस ये 2 लाइनें याद कर लोगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से बना पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने ये 2 लाइनें अच्छी तरीके से समझ ली तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता चल जाएगी कि आपको विलेयता को किस प्रकार से समझना है, यानी किस गैस की विलेयता ज्यादा होगी, किस गैस की विलेयता कम होगी। ठीक है ना? अच्छा, अब हम लोग बात करें थोड़े से ग्राफ की, क्योंकि ये भी जरूरी है, ग्राफ भी क्या है, जरूरी है। देखो जरा ध्यान से, जैसे मैंने आपसे कह दिया ये हमारे पास में एक सरल रेखा का ग्राफ है, ध्यान रखना क्या दिया गया, सरल रेखा का ग्राफ दिया गया। ठीक है, ये प्रेशर को इंगित करेगा और ये जो है ना वो गैस के मोल अंक को इंगित करेगा। ठीक, ये ध्यान रख लो, ये 2 बातें। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये जो आपको सरल रेखा दिखाई दे रही है, सरल रेखा जो दिखाई दे रही है ना, इसकी प्रवणता क्या बताएगी, इसकी जो है ना वो प्रवणता है वो क्या दिखाएगी। तो प्रवणता अगर आपसे पूछी जाएगी तो आपको एक बात अच्छी तरीके से पता है, क्या वो ध्यान से, क्या हम लोगों ने एक बात सीख रखी है, वो क्या कि tan थीटा, ठीक है ना, उसको देख लेना, tan थीटा। ठीक है ना? अब सबको पता है, जो मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि अगर हमें प्रवणता निकालनी है, ढाल निकालनी है, स्लोप निकालना है तो tan थीटा बराबर हमें पढ़ना पड़ता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। ठीक, तो जो लंब दिखाई दे रहा है आपको वो क्या हो जाएगा, आपका P, और आधार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गैस का मोल अंश। ठीक, तो यहां से ये बात ध्यान रखनी है। और जो tan थीटा है वो बराबर होता है किसके, तो आपको ध्यान रखना है tan थीटा जो है वो हेनरी स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पर भी साथियों ये 2 लाइनें आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी है। तो जो आपको निकल करके आएगी कहानी वो यही निकल करके आएगी, क्या कि tan थीटा बराबर P अपॉन X गैस बराबर KH। इतनी बात समझ में आ गई? अगर ये बात पल्ले पड़ गई है तो आपको अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को भी आप बना पाएंगे। बात समझिए जरा ध्यान से, कैसे बना पाएंगे वो बात अभी तय होती है, देखना जरा ध्यान से। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ बना करके देता हूँ, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिएगा साथियों। क्या, जैसे मान लो हमने यहाँ पर आपको ये ग्राफ दिया, ठीक है ना, और यहाँ से हमने 2 एंगल निकाले, कितने निकाले, 2 एंगल निकाले। ठीक है ना, अब हमें पता है ये हमारे पास मान लो A हो गया और ये हमारे पास मान लो B हो गया। ठीक है, ऐसी 2 सरल रेखाएं निकाली, सबको पता है कि ये मोल अंश हो जाएगा किसका, गैस का। ठीक है ना, अब एक θ1, एक ये हो गया मान लो हमारे पास में θ2, ठीक है ना, और एक ये हो गया हमारे पास θ1। ठीक, ऐसा समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए क्या कि जरा हमको बताओ जो हमारे पास में A गैस है वो ज्यादा घुलेगी या जो हमारे पास में B गैस है वो ज्यादा घुलेगी। मतलब इस क्वेश्चन में, इस ग्राफ वाले क्वेश्चन में किस गैस की विलेयता ज्यादा होगी, A की ज्यादा होगी कि B की ज्यादा होगी। ये बात आप तब पता कर पाएंगे जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा, जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा। ठीक, अब कैसे पता होगा, इस चीज के लिए भी आपको समझना पड़ेगा कि जो tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, KH के बराबर होता है। यानी कि साफ मतलब है कि जिसकी थीटा का मान ज्यादा होगा, जिसका थीटा का मान ज्यादा होगा उसके लिए KH का मान भी ज्यादा होगा। बात समझो ध्यान से। ठीक, जिसके लिए थीटा का मान ज्यादा होगा उसके लिए KH का भी मान ज्यादा होगा। अब दोनों में थीटा का मान ज्यादा किसके लिए दिख रहा है, तो आपको पता है A के लिए। ध्यान से देखो इसका एंगल जो है ना, अब मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे देख लो एक बार दोबारा फिर से, ठीक है ना, अब देखना ध्यान से। जैसे एक ये हो गया और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो जरा समझना ध्यान से, ठीक है, एक ये हो गया, ऐसे ये 2 हैं। ठीक, तो एक एंगल तो ये हो गया और एक एंगल जो दिख रहा है ना आपको, एक ये एंगल हो गया। तो दोनों में जो बड़ा एंगल है वो किसका होगा, A का होगा कि B का होगा। ठीक, तो आपको पता है अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा जो है वो बड़ा किसके लिए है, A के लिए है। बात समझ में आ रही है? देखो हर एक चीज को समझने की कोशिश करोगे तभी समझ में आएगा ना। तो ध्यान रखो कि अब इन दोनों में से अगर मैं थीटा की बात करूं, थीटा की बात करूं तो थीटा जो है ना वो A का बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? तो जो A का थीटा बड़ा है, ठीक, तो KH का मान भी किसके लिए बड़ा होगा, तो जरा समझना कि जो KH का मान है वो भी किसके लिए बड़ा होगा, A के लिए ही तो बड़ा होगा। बात को समझने की कोशिश करो साथियों। ठीक है, अच्छी कहानी है,
अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है आपको, ठीक। तो अगर थीटा का मान a के लिए बड़ा है, इसका मतलब है कि KH का मान भी किसके लिए बड़ा होगा, a के लिए बड़ा होगा, ठीक। और हमने आपको बताया है कि जिन गैसों के लिए KH का मान ज्यादा होगा या KH का मान बड़ा होगा उन गैसों की विलेयता कम होगी। ध्यान से देखो कि जिन गैसों के लिए KH का मान अधिक होता है उसकी विलेयता कम होती है। बात समझ में आई? बहुत आसान सा टॉपिक है यार, समझो बात को। अगर तुमने समझने की कोशिश करी है ना तो बहुत आसान लग रहा होगा आपको, ठीक। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। अगर मैं विलेयता की बात करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो विलेयता ज्यादा होगी वो किसकी ज्यादा होगी, बी की ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा हुई? क्योंकि जो बी का है केएच का मान है वो कम है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक। तो यही तो है कहानी, यही तो है हेनरी का नियम। इन्हें ही तो हमको बताया है कि कैसे कैसे चीजों को आगे बढ़ाना है, ठीक। तो मेरे ख्याल से साथियों आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक। अब इसी का एक न्यूमेरिकल बनाना है कि कैसे बनेगा, तो उस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक। तो न्यूमेरिकल हमने दिया है। फिलहाल उससे पहले हम लोगों को एक बात और सीखनी है, वो क्या कि इस नियम के कुछ ना कुछ उपयोग भी तो होने चाहिए। बात को समझो। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, अब हम लोग सीखेंगे हेनरी नियम के उपयोग। हेनरी नियम के उपयोग, हेनरी नियम के उपयोग, ठीक है ना। अब हेनरी नियम का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है, तो आपको हेनरी का नियम जो है ना उसमें ये बात तो पल्ले पड़ गई है ना कि जो W है वो समानुपाती किसके या P के। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे मतलब विलेयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब ऐसा अपने आसपास आप कहाँ कहाँ पर देख पाते हैं वो जरा सोचिए कि ऐसा हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है। जरा सोच के बताइएगा कि ऐसा कहाँ कहाँ पर आप देख पाते हैं कि हम विलेयता को बढ़ाते हैं और गैस आसानी से घुल जाती है, ठीक। सॉरी, दाब को बढ़ाते हैं और गैस आसानी से पानी में या द्रव में घुल जाती है, ठीक। तो आपने देखा होगा नदी में ऑक्सीजन घोलते हैं तो आपने तो घोली नहीं है ना, उसमें तो प्रेशर से ही जा रही कहीं ना कहीं, ठीक। तो वो हो गया। और जो बेहतर एग्जाम्पल होता है वो आपको ध्यान रखना है, जो सोडा वाटर, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था सोडा वाटर कैसे बनाया जाता है, ठीक। सोडा वाटर हो गया। दूसरा आपको ध्यान रखना है शीतलन पेयों में, कहां पर, शीतलन पेयों में, ठीक। अब शीतलन पेयों का मतलब क्या हो गया, तो शीतलन पेयों का मतलब है आपके यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स, किससे, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठीक। और भी जो तुम्हारी ड्रिंक्स होती है ना उन सब में ध्यान रखना, तो कोल्ड ड्रिंक, ठीक। इन सभी में हम लोग क्या करते हैं, हेनरी के नियम का उपयोग करते हैं, ठीक। अब हेनरी के नियम का कैसे उपयोग करते हैं ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक। ये सब अपने पिछले लेक्चर में बताया आपको। उसके बाद अगर हम बात करें कोल्ड ड्रिंक में, तो कोल्ड ड्रिंक में भी कौन सी गैस घुली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। अब ये अपने मर्जी से तो अंदर गई नहीं होगी कि जाओ भैया चले जाओ, अगर अपनी मर्जी से गई होती तो जो आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं तो उसमें कभी ऐसी घटना घटित नहीं होती कि जो गैस है जो घुली नहीं होती है वो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाती है, ठीक। आपने देखा होगा कि जब भी आप कभी जो है ना जब भी आप कभी बोतल को खोलते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो उसमें से कुछ गैस ऊपर की तरफ आवाज के साथ निकलती है, ठीक। चलो अच्छा, ये तो पहला काम हो गया। अब दूसरा अगर हम आपसे कह दें तो आपको याद रखना है कि फेफड़ों में, ठीक है, ऑक्सीजन तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। देखो शरीर में दो ही गैसों का तो सबसे ज्यादा काम है, ऑक्सीजन का और CO2 का। ऑक्सीजन लेते हैं CO2 छोड़ते हैं, वो अलग की कहानी। तो फेफड़ों में ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करने में, ठीक है ना, करने में। बात समझ में आ गई। यानी कि अगर हेनरी के नियम का दूसरा उपयोग हम समझना चाहें तो समझेंगे फेफड़ों में ऑक्सीजन तथा CO2 का आदान प्रदान करने में, ठीक। एक तीसरा और बेहतर एग्जांपल याद कर लो, गोताखोर, ठीक। ये अगर बात आपको समझनी है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा कि गोताखोर क्या करते हैं या गोताखोर बना तो कैसे बना। समझ आ रहा है, गोताखोर बना तो कैसे बना, ठीक। उसके लिए समझना। तो जो गोताखोर होते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी पीठ में एक गैस का सिलेंडर बांध कर ले जाते हैं, ठीक। तो वो सिलेंडर जो ले जाते हैं ना, तो आप ध्यान रखें गोताखोर श्वास लेने के लिए हीलियम मिश्रित वायु का उपयोग करते हैं। हीलियम
मिश्रित वायु या गैस बोल सकते हैं, ठीक है। हीलियम मिश्रित वायु या गैस का उपयोग करते हैं, ठीक, उपयोग करते हैं। अब क्यों करते हैं, अगर इस क्यों का जवाब जानना है तो पिछला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा साथियों, ठीक है ना। तो ये 3 आपको याद रख लेने हैं, क्या, हेनरी नियम के उपयोग, ठीक। अब अगर उपयोग यही है तो इसकी सीमाएं भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे हेनरी नियम की सीमाएं। अब अगली हेडिंग जो है ना वो बना लीजिए साथियों, क्या, कि हेनरी नियम की सीमाएं, हेनरी नियम की सीमाएं, ठीक है ना। अब इसकी लिमिट्स भी देखो, हर एक चीज की कुछ ना कुछ क्या होती है, लिमिट जरूर होती है साथियों, ठीक है। आप कितने भी अच्छे तीरंदाज हो, आपकी कुछ ना कुछ लिमिट जरूर होगी, ठीक है ना। आपको कहीं ना कहीं समस्या जरूर आएगी जहां पर आप अच्छा निशाना नहीं लगा पाएंगे, समझ रहे हो ना बात को, जानते, ठीक है। तो आपको आपकी जो ना कुछ कमजोरियां या कुछ ना कुछ लिमिट्स जरूर हो जाएंगी ना, हर एक काम लिमिट में ही हो सकता है, ये बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए, ठीक। अब क्या लिमिट हो सकती है, उस लिमिट को भी समझना ध्यान से। तो पहली जो लिमिट है वो यही है कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, बात समझना, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसकी क्या मतलब हो गया कि ताप कम क्यों नहीं होना चाहिए। अब जैसे समझना, हमने देखा कि हमारे पास में पानी है, ठीक, यहाँ पर क्या है, ये पानी इसमें भरा हुआ है, मान लिया थोड़ी देर के लिए, क्या मान लिया आपने कि इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक। अब आप चाहते हैं कि इसमें कोई गैस आकर के घुले, क्या करके घुले, गैस आकर घुले, और इसका टेम्परेचर जो है ना आपको पता है कि कोई भी पानी जो है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने लगता है, ठीक। अब अगर जमने लगेगा पानी ना, तो अगर और इससे भी कम में ले जाओगे, मान लो अगर माइनस में आपने टेम्परेचर कर दिया, ताप जो है माइनस में कर दिया, मतलब बहुत कम कर दिया, तो यही जो पानी है वो अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब अगर ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो क्या लगता है साथियों कि आप इसमें गैस घोल पाएंगे क्या। आप क्या पढ़ रहे हैं, गैसों की द्रवों में विलेयता, तो जब द्रव ही नहीं बचेगा तो क्या लगता है कि गैस घुल पाएगी क्या, बिल्कुल भी घुलने वाली नहीं है। इसलिए ये पहली लिमिट हो गई कि आपको ताप बहुत कम नहीं रखना है, ठीक। और दूसरी चीज ध्यान रखो, क्या, कि दाब, याद रखना है, दाब बहुत ज्यादा, दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक। अब कह रहा दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसकी क्या भला हो गई, ये भी समझो जरा ध्यान से, ठीक। अब देखो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सोडा वाटर बनाया था, तो जो सोडा वाटर बनाने वाले चाचा थे उन्होंने क्या करा था कि उसको घुमाते रहे अपनी मशीन को ना, और उसमें आप उन्होंने लिमिट से ज्यादा क्या दे दिया, प्रेशर दे दिया, ठीक। अब अगर किसी को लिमिट से ज्यादा प्रेशर यानी उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता ज्यादा प्रेशर दिया जाएगा तो क्या लगता है वो बचेगा क्या, वो बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक। तो वैसी तो वो बोतल क्या हो गई थी, टूट गई थी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो यही तो कहानी यहाँ पर, अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर दे देंगे ना तो फिर उससे समस्या खड़ी हो जाएगी, और समस्या क्या खड़ी हो जाएगी कि वो बोतल जो है वो टूट जाएगी, मतलब आपको बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना, ठीक है ना। डीजे बजने लग गया है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं तीसरा, देखो डीजे बज रहा है ना, थोड़ा समझ लेना अपने हिसाब से, आवाज हो सकता है उसकी भी आए, तो ध्यान रखना आप तीसरा तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि गैस की विलेयता, गैस की विलेयता कम होनी चाहिए, विलेयता कम होनी चाहिए, ठीक है ना, गैस की विलेयता कम होनी चाहिए, ठीक। यानी गैस की विलेयता कम होने का मतलब क्या है, जरा बात को समझो। जैसे मान लो कि ये हमारे पास में नदी है, ठीक, और इस नदी में खूब भर भर के क्या भरा हुआ है, पानी, समझना बात को ध्यान दो, ठीक। अब इसी नदी में कोई मछली है, इस नदी में कोई मछली है, समझना ध्यान से, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया ना, मान लो, ठीक है ना, अरे मछली क्या यार, पता नहीं क्या बन गया, जो भी है, ठीक। अब इसको जिंदा रहना है, ठीक है ना। अब पता है आपको कि जिंदा रहने के लिए जरूरी क्या है, ऑक्सीजन। जरूरी तो मुलाकात भी है सर जी बहुत है, तो मुलाकात जरूरी नहीं है ना, जरूरी जिंदा रहने के लिए जरूरी क्या, ऑक्सीजन, ठीक। अब ऑक्सीजन कहाँ होती है, वायुमंडल में,
तो आपने हेनरी का नियम पढ़ा है भाई साहब। तो क्या हुआ कि जैसे ऊपर से प्रेशर डाला गया और ये यहाँ पर आकर क्या हो जाए, घुल जाए, और इसकी विलेयता इतनी ज्यादा हो कि यह यहाँ पर आकर के पूरी की पूरी घुल जाए। जैसे हमने कहा आपसे कि अमोनिया गैस ले लो और उसको किसमें घोलो, जल में घोलो। तो जब ये अमोनिया गैस को हम लोग जल में घोलते हैं तो वो क्या बना लेती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है। अगर ऐसा ही होता कि मान लो ऑक्सीजन यहाँ पर घुलती और घुल करके ऐसे ही किसी एक यौगिक का निर्माण कर लेती, तो क्या लगता है इस मछली को ऑक्सीजन मिल पाती क्या? खुद से सोचो, मिल पाती क्या? और नहीं मिलती तो क्या जिंदा रह पाती क्या? समझना बात को ध्यान से, ठीक है। तो अगर विलेयता बहुत ज्यादा हो गई तो भी समस्या है। जैसे ये अमोनिया जो है ना, ये 100% घुल जाती है किसमें, जल के साथ में, और वो अभिक्रिया करके क्या बना लेती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर ऐसे ही मान लो जो ऑक्सीजन वायुमंडल में है, अगर पानी के अंदर जाकर के पानी के साथ ही अभिक्रिया करके कुछ बना लेती तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बचती, और अगर ऑक्सीजन नहीं बचती तो फिर ये मछली भी जिंदा नहीं रह पाती। चीजें समझने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ साथियों, सब कुछ प्रैक्टिकल तरीके से चलता है केमिस्ट्री में, सब समझ में आती हैं चीजें, बशर्ते समझने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, ठीक। अच्छे तरीके से देखिए। चलिए अब ये पॉइंट भी अगर आपको पल्ले पड़ गया है तो एक और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। क्या, जरा ध्यान से समझना है इस चीज को। चलिए अच्छा ठीक, तो अब जो चौथा पॉइंट है उसको भी समझ लो जरा ध्यान से। क्या कि चौथे पॉइंट में आपको याद रखना है कि गैस की भौतिक अवस्था, गैस की भौतिक अवस्था गैसीय माध्यम में, गैसीय माध्यम में या द्रवीय माध्यम में, द्रवीय माध्यम में एक समान होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। अब ये क्या बला हो गई भाई साहब कि गैस की भौतिक अवस्था गैसीय माध्यम में या द्रवीय माध्यम में एक समान होनी चाहिए। जैसे फिर से वही थोड़ी सी कहानी है, ऐसे मछली नदी, नदी का किनारा, अब देखो यहां पर क्या है, कोई मछली है, ठीक है ना, ये कौन सी मछली हो गई भाई साहब ना, जो भी है जैसी भी है देख लो फटाफट, ठीक है ना, समझ लो क्योंकि वही जरूरी है। अब यहां से मान लो ऑक्सीजन आपको क्या करनी है, वायुमंडल से इसमें ला करके घोल देनी है, और वायुमंडल से ऑक्सीजन आकर घुल भी गई मान लो, ठीक, और घुली भी है, लेकिन मेरी बात समझना, क्या कह रहा है कि गैस की भौतिक अवस्था, अब सबको पता है गैस मान लो ऑक्सीजन होगी, उसकी भौतिक अवस्था कुछ ऐसे दिखेगी, थोड़ी थोड़ी समझ लिया मान लिया है ना। तो गैसीय माध्यम में, यानी कि अब देखो यहाँ पर गैसीय माध्यम का मतलब है कि इधर आपको क्या दिख रहा है, ये वायुमंडल है, क्या है, वायुमंडल, ठीक। अब अगर वायुमंडल में जिस प्रकार से गैस रह रही थी, अगर वो अपना नेचर बदल करके पानी के अंदर किसी दूसरी अवस्था में रहने लगे, बात समझो, क्या कि जैसे वायुमंडल में गैस रह रही थी जिस अवस्था में, उस अवस्था में ना रहकर जैसे ही वो पानी के अंदर घुली और घुलने के बाद में वो अपना नेचर बदल ले। जैसे आप लोगों ने कभी कभी क्या अक्सर ये बात सुनी होगी कि किसी लड़के की या लड़की की नई नई शादी हुई हो और फिर उनसे आपस में ये बातचीत होते हुए जरूर सुना होगा कि यार अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हो, अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हो, ठीक, आप बहुत बदल गए हो, ठीक है, क्योंकि आपने हमसे वादा करा था कि आप हमको रानी बना करके रखेंगे, कहा रानी बना करके रखेंगे, ठीक। तो समस्या है, जब लड़के की शादी नहीं हुई थी तब लड़का सच में राजा था, इसलिए उस समय उसने जो वादा किया था वो वादा झूठा नहीं था, वो वादा सच था, क्योंकि लड़का शादी के पहले राजा बन करके ही रहता था, इसलिए उसको लगा था कि तुम्हें भी वो रानी बना करके रखेगा, लेकिन नहीं, बाद में शादी होने के बाद तुमने उसे राजा नहीं छोड़ा। अब अगर तुमने उसे राजा नहीं छोड़ा तो तुम ऐसी उम्मीद क्यों करते हो कि वो तुम्हें रानी बना करके रखेगा? समझ रहे हो ना, यही वो भी कहानी है कि गैस अगर वायुमंडल में जिस अवस्था में घूम रही थी, अगर उसी अवस्था में पानी के अंदर घूमे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर वो अपना नेचर ही बदल दे तो क्या लगता है कि ये सांस ले पाएगी? सोचो, जैसे मान लो अभी वो गैस के रूप में है और जैसे ही ये पानी के अंदर घुले और वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, एक सॉलिड में,
बात समझो, जितनी भी गैस यहाँ पर घुली और वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, मतलब उसकी भौतिक अवस्था बदल जाए, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पे चीजें सही हो पाएंगी? बात को समझो, क्या ये मछली जिंदा रह पाएगी? क्या कंकड़ पत्थर को सांस के अंदर लेगी? क्या समझो बात को, ठीक। तो ये भी एक लिमिट है, ये भी एक हेनरी के नियम की सीमा है। बात को समझो साथियों ध्यान से। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई है तो अब हम लोग फटाफट एक न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। और ध्यान से देखिएगा साथियों, न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल में लिखा हुआ सड़े हुए अंडे वाली विषैली गैस। अंडा सड़ गया, सड़े हुए अंडे वाली विषैली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गुणात्मक विश्लेषता में उपयोग की जाती है। यदि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जल में एसटीपी पर विलेयता 0.195 मोलल हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। साथियों, आपसे केएच का मान पूछा गया है। अब जल्दी जल्दी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आपने फॉर्मूला पहले मुझे बता दो फटाफट, क्या पढ़ा है कि एक्स गैस बराबर पी अपॉन के एच। अब अगर हम आपसे कह दें कि काम करो कि के एच के बराबर निकालो, तो के एच बराबर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा पी अपॉन में एक्स गैस, ठीक। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में आपको पता है दो बातें मिल जाएं, क्या कि अगर आपको दाब यानी प्रेशर का मान पता चल जाए और अगर आपको गैस का मोल अंश पता चल जाए तो फिर हमारा न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको पता करने के लिए आपको क्या करना है कि P को समझना पड़ेगा। अब P को समझने के लिए आपको मेरी छोटी सी बात समझनी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है, STP। क्या लिखा हुआ है? STP। तो STP पे इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। तो STP को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इस समय अगर आपसे कोई बात करता है तो आप ध्यान रखेंगे कि जो P का मान होता है वो एक एटीएम या एक वायुमंडल के बराबर होता है। तो P की कहानी सॉल्व कि जो P है वो किसके बराबर होगा? एक एटीएम के बराबर होगा, ठीक। अब एक बड़ी बात ध्यान से देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोलल। क्या लिखा हुआ है? मोलल। ध्यान से समझो साथियों कि यहाँ पे मोलल लिखा हुआ है। अगर मोलल लिखा हुआ है तो आपको मोलल का नाम सुन करके आपके मन में ये मोललता की कहानी समझ में आनी चाहिए। मोललता की कहानी समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। मोललता, तो मोललता में आपने क्या सीखा था? परिभाषा याद करो अगर पुराने लेक्चर देख रखे हैं तो क्या बोला गया था कि 1000 ग्राम विलायक। बात को समझना साथियों, ठीक है, तभी कुछ कर पाओगे, समझ पाओगे। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। बात को समझो, कितना विलायक था? 1000 ग्राम विलायक, यानी 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। यही तो समझो कि ये जो मोलल शब्द लिखा हुआ है ये क्या है? तो यही है विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश। बात को समझ में आ रहा है ना? तो यही है विलेय के मोलों की संख्या। बात पल्ले पड़ रही है? जो आपको दिख रहा है ना 0.0195, यही क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। और विलेय के मोलों की संख्या को किससे लिखा जाता था? Na से। तो Na बराबर 0.195 मोल। ये दिया गया है आपको क्या? मोलों की संख्या। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, अब हम आपसे कहें कि गैस का जो मोल अंश होता है उसका फॉर्मूला बता दो। तो एक्स गैस बराबर आपको पता है क्या होता है? Na बटे में Na प्लस का Nb, ठीक। तो अब इस फॉर्मूले में मान किस चीज की जरूरत है? तो केवल और केवल Nb का मान। Na का मान तो दिया गया क्वेश्चन में, Nb के मान की जुगाड़ हो जाए। अब अगर Nb के मान की अगर मैं बात करूं आपसे तो Nb बराबर मैंने फॉर्मूला सिखाया था WB बटे MB, ठीक। अब अगर आपको यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है क्या कि Nb बराबर अगर हम समझें तो जो WB का मान है वो कितना दिया गया है? 1000। देखो ध्यान से, विलायक कितना है? 1000 ग्राम। और विलायक के द्रव्यमान को ही हम लोग क्या कहते हैं? WB कहते हैं, ठीक है ना साथियों। तो Nb बराबर आपको दिख गया कि WB का मान कितना हो गया? 1000 और बटे MB। और आपको पता है कि यहाँ पर
विलायक क्या है, जल। तो जो जल का फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, और इसके लिए आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 18। ये सब आपको पीछे सिखाया गया है, इसलिए आप यहाँ पर कितने से डिवाइड कर देना, 18 से डिवाइड कर देना। बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, 2 नेम 18 और 2 पंचे 10, यानी कितना हो गया 500। अब इसको 9 से निपटा दो तो 9 पंचे 45, यानी NB बराबर अगर हम निकालेंगे तो 9 पंचे 45, कितना बचा 5, फिर 50 हो गया, फिर 9 पंचे 45, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर उतना आ जाएगा। ठीक, यानी NB का जो मान निकल कर आया वो 55.5 निकल करके आया। ठीक, अब यही कहानी वहां पर भी है। अब सबको आपस में क्या कर लो, जोड़ लो। ठीक, या एक काम करो, इसको और आगे तक सॉल्व कर लोगे, क्योंकि उसमें भी दशमलव कितने अंक तक लिखा हुआ है, 3 अंक तक। मेरे ख्याल से जोड़ दो, क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो हर बार यही कहानी बनी रहेगी कि लगातार ऐसे 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 ये बढ़ता रहेगा। ठीक, 55.555 करके लगातार यही कहानी आती रहेगी। ठीक, फिलहाल अब आपको पता है कि हमें क्या निकालना है, एक्स गैस निकालना है। तो एक्स गैस बराबर आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, Na। तो Na का जो मान है वो कितना 0.195 बटे, फिर से Na का मान है तो 0.195 प्लस 55.555, 3 बार लिख दो। क्यों लिख दिया, 3 अंक तक दशमलव यहाँ पर है। ठीक, अब जोड़ लो फटाफट पहले। तो क्या करेंगे, 55.555 और 0.195 जोड़ो, 5 5 10, 0 9 5 14, 14 और 1 15, 15 का 5, 1 हासिल, 5 और 1 6 और 1 7 दशमलव, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, और इधर पे भी कितना हो जाएगा 5, यानी 55.750। एक्स गैस बराबर क्या निकलेगा, 0.195 बटे 55.750। ठीक, अब इसको भी थोड़ा सा एक बारी कैलकुलेट कर लो फटाफट। ठीक, क्या कैलकुलेट करना है, बात को समझो। तो अब इनको आपस में जोड़ लिया, भाग ही तो करना है केवल। ठीक, तो देखो ये दशमलव और ये दशमलव 3 अंक के बाद लगे, काट दो, कोई समस्या नहीं मेरे ख्याल से। ठीक, अब इनको निपटा दो 5 से, कितने निपटा दो 5 से, तो 5 से जब काटोगे तो इसको काट दो जरा, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, कितना बचा 4, 4 बचा मतलब 45 हो गया। ठीक, तो 5 नमा 45, यानी कितना हो जाएगा 39। अब इसको निपटा दो फटाफट 5 से, तो देखोगे आप 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5 और फिर देखो फिर 5 एकम 5। अब इधर कितना हो गया साथियों, 2, 2 बचा मतलब 25, तो 25 मतलब 5 25, यानी कितनी बार चला जाएगा 5 बार ही। ठीक, और फिर उसके बाद कितना लिख दो 0। अब कोई नहीं बचा कुछ भी, तो अब आप देखेंगे कि एक्स गैस बराबर क्या होगा, एक्स गैस बराबर 39 बटे में 111 और 50। ठीक, ये अब ये बचा, इसको आपको कैलकुलेट करना। एक बारी ध्यान से भाग कर लेंगे तो जो भी वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या निकल कर आएगा, एक्स गैस का मान निकल आएगा। किसका मान निकल आएगा, गैस के मोल अंश का मान निकल आएगा। और जब भी आपको यहाँ से गैस का मोल अंश पता चल जाएगा तो फिर अब आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, फिर आपको क्या करना है कि KH बराबर P बटे में एक्स गैस। ठीक, फिर ये यहां से जो निकल कर आए वो अब P का मान कितना दिया गया 1, तो यहां से क्या मान बना लेना KH का, और जो भी KH का मान निकल करके आएगा उसका जो मात्रक होगा वो वायुमंडल होगा। ठीक है ना साथियों, तो बस इतना काम आपको घर में करना है। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क हो गया कि कैलकुलेशन करके आंसर निकालना, और आंसर निकालने के बाद में कमेंट बॉक्स में बताना भी है। ये बात ध्यान रख लीजिए साथियों। ठीक है ना, आज के लिए बहुत है, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए साथियों। ठीक है ना।